तो बच्चों अब करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन। देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पुट अप किए जाते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट बोलता है। तो एपी चैप्टर सिंपल चैप्टर है हमारा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। तो इसमें एक स्पेशल सीक्वेंस होता है भाई, स्पेशल आपकी सीरीज होती है नंबर्स की, जिसमें क्या करते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं कि जिनका डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, उसी को हम एपी बोलते हैं। तो ये आपको बेसिक पता ही है इसका। चैप्टर नंबर 10 एपी है हमारा। इसमें क्या होता है कि भाई कोई नंबर्स हमारे पास नंबर्स का अरेंजमेंट है, जैसे लेट कर लेते हैं 2 5 8 11 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर ये एपी कब होगी, जब इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और डिफरेंस हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, ये जो सक्सेसिव टर्म होता है उसमें से प्रीसीडेंट टर्म माइनस करके। तो हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं यहाँ पर, या A1 A2 A3, ये क्या होते हैं इनके नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, तो ये क्या हो जाती है, एक एपी हो जाती है। तो अब एपी में हमने क्या क्या देखा कि भी इसमें अगर कोई टर्म्स फाइंड करना है हमें, देखो जनरल टर्म क्या कहता है इसका, जनरल टर्म कहता है a + d a + 2d एंड सो ऑन, ये होता है। डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, a2 - a1 कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, a3 - a2। तो एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, और हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला ही माइनस करना है, सक्सेसिव माइनस प्रीसीजर करते हैं। एंड सोन आप कोई भी कर सकते हो ऐसे। तो ये डी होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, जो स्टार्टिंग में जो टर्म होता है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है इस सीक्वेंस की, तो उसी को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है सिंपल। तो भाई इसमें नंबर कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए nth टर्म फाइंड करना, जैसे कि मान लेते हैं इसी सीक्वेंस में लेट करना है कि इसका 20th टर्म बताओ कि भी 20th टर्म पर क्या आएगा इसमें। तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं an। अब देखो अगर आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज चाहिए तो उसके लिए हमने फॉर्मूला शीट ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है, और मोस्टली बच्चों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया है। तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा, और आप उसे, जैसे हमने फिजिक्स के लिए आपको प्रोवाइड की थी, तो मैथ्स के लिए तो पहले से हमारे पास चल रही है ये फॉर्मूला बुक, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हो। तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, या फिर साइट से भी हमारे, तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारी एग्जाम मटेरियल वाली साइट है, मतलब जो प्रॉब्लम्स बीटर में एग्जाम मटेरियल वाली जो साइट है इस पर परचेज करते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्ट भी इसको पहुँचा रहे हैं आपके पास तक। तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा हमारे व्हाट्सअप नंबर से। ओके, तो व्हाट्सअप नंबर को कॉन्टैक्ट कीजिए और आप उसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो अब देखेंगे इसमें हम इसका nth टर्म क्या होगा। तो उसमें सभी फॉर्मूला आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, और उससे आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पर nth टर्म के लिए हम क्या करते हैं, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, ये इसका फर्स्ट टर्म। तो ये क्या है इसका हमारा nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an = a + n - 1 × d। इसी में अगर हमें कोई टर्म फाइंड करना होता है डायरेक्ट, भी हमसे कह रहा है कि 19th टर्म या 20th टर्म फाइंड करो, तो इसको हम डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं, क्या, a + 19d। अगर हमें 40th या 50th टर्म चाहिए, कि भी अगर हमें 40th टर्म चाहिए तो a + 39d। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर d के साथ एक वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप n के प्लेस पर 20 रखते हो तो 20 - 1 19 हो जाएगा, 40 रखते हो तो 40 - 1 39। तो हमसे डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं। तो ये भी हमने देखा था कि हम डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो सिंपल आपको ये रिवाइज करना, ये फॉर्मूला होगा इसका फर्स्ट। फिर इसमें फॉर्मूला और क्या है, इसमें फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ऐसा ही फॉर्मूला है हमारा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड, कुछ भी कह सकते हो आप। तो अगर एंड से कोई टर्म चाहिए, कि लेट कर लेते हैं भाई, यही हमारी एपी है, और इसमें जो लास्ट टर्म है ये हमारा क्या है, ये आ गया हमारा कोई भी टर्म। जैसे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा कोई टर्म जिसके लास्ट में रखा है, लेट कर लेते हैं 253 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भी लास्ट से 10th टर्म फाइंड करो। तो जो लास्ट से एंड से अगर हमें 10th टर्म या कोई भी टर्म फाइंड करना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए सिर्फ इसी फॉर्मूले में आपको एल यूज करना है। ये याद रखना है कि भी इसी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में एल यूज करेंगे, l - n - 1 × d कर देंगे। l - n - 1 × d, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर a की जगह l और बीच में माइनस लेना है। ऐसे कर सकते हो आप इसको, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि भी इसको फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ये जो हमारा सीक्वेंस है, जो एपीजी को रिवर्स कर देते हैं, इसको फर्स्ट टर्म, इसकी जो ये वाली टर्म होगी इसको सेकंड, और इसी टाइप से आप क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन आप इसको फॉर्मूला को याद रखो, इससे डायरेक्ट हो जाता है हमारा। तो nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर सम निकालने के लिए
एस एन, एस एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि अगर आपसे बोल दी जाए कि भाई इन सभी का सम फाइंड करो, या फिर बोल दी जाए कि 20th टर्म का सम फाइंड करो, 10th टर्म का सम फाइंड करो, तो क्या फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला। और इसी में एक और फॉर्मूला यूज करते हैं हम, क्या, n/2 a प्लस l, जैसे कि l यहाँ पर क्या लास्ट टर्म है, ये वाला एग्जांपल ही इसलिए बेस्ट है इसके लिए कि भाई अगर लास्ट टर्म गिवन किया है तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लास्ट टर्म गिवन हो या फिर ना हो। जैसे अगर हम इसका यूज करें कि भाई इसमें बोल रहा है कि भाई इन सभी का टर्म इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करो, तो यहाँ पर लास्ट टर्म आप ये ले लोगे, ए फर्स्ट टर्म ये, लेकिन यहाँ पर पहले हमें लास्ट टर्म से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने। तो अगर हम देखें इसमें जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे सबसे पहले तो देखो डायरेक्ट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई डी फाइंड करने के लिए बोल देता है। अभी सीबीएसई में क्वेश्चन आया कि डायरेक्ट डी फाइंड करने के लिए बोला कि कोई भी हमारे पास एपी गिवन की उसका डी फाइंड करो, लेकिन वो इजी एपी की जो टर्म्स है वो इजी नहीं देगा, कुछ डिफरेंट देगा, मीन्स जिसमें आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर 1/2 1/3 1/4, ठीक है। इनमें वो आपसे बोल सकता है डी बताओ, उसका डी क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम सीक्वेंस इज nth टर्म दे देगा जनरल टर्म देकर, इसका 15th टर्म कोई भी टर्म आपसे फाइंड करवाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसमें एग्जाम में, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को जरूर करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपको कह रहा है कि भाई nth टर्म, इस बार nth टर्म का जो फॉर्मूला है ना इन्होंने यहाँ पर अपने आप से दिया है। जब कभी वो जनरल टर्म दे दे आपको, जैसे nth टर्म का जनरल टर्म गिवन कर दिया इसने, तो आपसे अगर वो बोलेगी 15th टर्म फाइंड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस n के प्लेस पे 15 रखना और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो गया 30-3, तो यहाँ 30-3 कितना हो जाएगा 27, बस ये करना था इसमें सिंपल सा। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे थर्ड वाला है कि pth टर्म, देखो अगर यहाँ पर तो nth टर्म बोल दिया है, सेकंड वाले में इसमें pth टर्म बोला, तो pth टर्म से भी घबराना नहीं है आपको, कोई भी बोल दो pth mth kth, तो आपको उसे n ही समझना है, ठीक है। अगर वो ph टर्म बोल रहा है ना 2p + 3, तो यहाँ पर भी आप अगर p के प्लेस पर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, अगर ये ap फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करना है आपको, ap फाइंड करने के लिए आपको a और d चाहिए। तो आप अगर p के प्लेस पर 1 लोगे तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 1 लोगे तो 1 × 2 2, 2 + 3 5, आप p के प्लेस पर 2 लोगे तो यहाँ पर 2 2 = 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा 7। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म हो गया, तो आप डी भी फाइंड कर सकते हो। अब कैसे, a2 - a1 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 - 5, तो ये हो जाएगा 2, बस ये हो गया हमारे पास डी की वैल्यू 2, ये हो जाएगा सिंपल। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस टाइप की अगर वो सीरीज दे दे और आपसे कहे कि भाई डी निकालो, तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे करते हैं इसका डी फाइंड करने के लिए हम इसका कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे। तो बच्चे कैलकुलेशन में काफ़ी मिस्टेक करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे दिए जाते हैं डी फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या होगा भाई, इसमें से इसको माइनस कर लो या फिर इसको, इसमें से इसको, थर्ड में से सेकंड को। तो अगर हम इसका डी फाइंड करें और इसमें सेकंड टर्म लें हम और माइनस कर दें क्या, फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा हमारे यहाँ पर एलसीएम, अगर देखो सेम वैल्यू तो एलसीएम सेम ही रहेगा, लेकिन अगर ये एलसीएम सेम नहीं है तो बस आपको क्या करना है, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो याद रखना है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर, बस बात खत्म। जैसे बीच में माइनस तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग कर ले। तो यहाँ पर एन ही अगर एलसीएम है हमारा, दोनों के नीचे एन है, तो सेम एलसीएम रहेगा, तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता अगर सेम एलसीएम रहता है। ये कैंसिल, यहाँ पर n/n और कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पुटअप कर लिए जाते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन को कर ले। जैसे यहाँ पर हमें 30th टर्म फाइंड करना है। ओके, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर ए और डी फाइंड कर ले, तो ए पी कैसे बताएंगे भाई। ए भी बताने के लिए या तो जनरल टर्म में रख लो आप कि भाई a+1, या फिर आप फर्स्ट टर्म के लिए ए ही लेते हो, फर्स्ट टर्म हमारा ए ही होता है और ए आया था हमारा 5। सेकंड टर्म क्या होता है a + d, तो आप ए और डी को प्लस कर लो, ए क्या है हमारा ये 5 और डी क्या है 2 है। सिंपल, यहाँ पर सेकंड टर्म के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म के लिए हमारे पास 7 है ही, देखो जैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ए पी के लिए हम जैसे यहाँ पर ए और डी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर ए पी तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, a1 फाइंड कर लो, a2 फाइंड कर लो, a3 फाइंड कर लो, एंड सो ऑन करके दिखा दो। डी फाइंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर a2 हो गया हमारे पास 5 7, ऐसे a3 फाइंड कर लो आप, 3 रखकर यहाँ पर 3 2 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 + 3 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारी ए पी, बस कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें आपसे डायरेक्ट बोल देता है कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन जो हमने मार्क किए हैं आपके लिए, इनको जरूर करना है। जैसे ये हो गया हमारा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, ऐसे आपको एपी दे देगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो इसमें आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन आपको बोलता है। तो जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, कैसे फाइंड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर करने कि भाई कैसे हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए इसको लास्ट टर्म या फिर nth टर्म लेट कर लेते हैं हम। जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है 0.5, 0.53 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या गिवन है 1.1। अगर हम ये इसी को L ले लो, देखो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला वही होता है, क्योंकि लास्ट जो टर्म होता है वो भी तो एक टर्म ही है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी होता है। तो अगर हम इसको nth टर्म या लास्ट टर्म लेट कर रहे हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी। तो बस इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टर्म या फिर nth टर्म के लिए हम क्या लेंगे 1.1। a की वैल्यू क्या होगी, देखो 0.5 प्लस यहाँ पर n फाइंड करना है हमें, n को ऐसे रहने देंगे। d की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को माइनस करो, आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 0.03। ठीक है, 0.03 मिलेगा अगर इन दोनों को माइनस करेंगे। तो अब देखो ये 0.5 इधर आकर क्या कर देंगे, माइनस 0.5, यहाँ पर क्या हो गया n-1 और ये 0.03। आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट हम डिवाइड में लेके आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हमारा इजी रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशन में। देखो इन दोनों को माइनस करो, आप कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.6 होगा हमारा। और अब ये जो वैल्यू है ना 0.03 वाली वैल्यू है, इसको अभी डिवाइड में लेके आएंगे इधर 0.03। पॉइंट हटाएंगे, देखो अगर पॉइंट हटाएंगे या तो आप यहाँ पर एक जीरो ले लो और डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, या फिर पॉइंट हटाओ ऊपर 100 आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाओ नीचे 10 होगा। अब देखो ये जो आगे जीरोज होती हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारे पास देखो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 10 रह गया, ऊपर हो गया हमारे पास 6 और नीचे ओनली 3 रहेगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 20 और यहाँ n-1 इधर आकर +1 तो हो जाएगा 21। बस इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लें। जैसे ये हमारा देखो कह रहा है ना फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो अभी बताया था आपको। इसके लिए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या यूज करना है कि भाई nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए L-n-1 इंटू डी। तो बस इसमें क्या करेंगे, देखो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर हमारी 4, 9, 14 के अकॉर्डिंग 254 है, तो a की वैल्यू तो 4 है हमारी, लेकिन d की वैल्यू क्या होगी 9 - 4, d की वैल्यू आ रही है हमारी 5। अब आपको क्या करना है, सिर्फ l के प्लेस पर 254, ये लास्ट टर्म है हमारा 254, माइनस n के प्लेस पर क्या रखना है आपको, कौन सा टर्म चाहिए आपको लास्ट से 10th टर्म, तो n के प्लेस पर 10 माइनस d की वैल्यू क्या है हमारी 5। ये हो गया हमारा 10th टर्म फाइन, वो भी लास्ट से। ये 9 5 जो 45 माइनस कर रहे हो आप इसमें से तो 209, ये है 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। बस ये करना है सिंपल। इसी टाइप की क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो, क्या कोई भी टर्म जीरो हो सकता है, या फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ। तो देखो भाई इसका लास्ट टर्म ले लो आप जीरो, ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई ये इसका टर्म हो सकता है नहीं, तो n की वैल्यू फाइंड करो, n की वैल्यू फाइंड करो। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आए, या फिर कह सकते हो कि भाई n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई 2.1 आ जाए तो कोई टर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका टर्म पॉसिबल ही नहीं होगा अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है। समझ रहे हो आप क्या बात चल रही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हमने किए हैं कि भाई 21, 18 और 15 एंड सो ऑन, क्या आ रहा है हमारे पास -81। पहले हमें चेक करना है कि भाई -81 इसका कोई टर्म होगा ही नहीं। देखो अगर इसको हम लास्ट टर्म लेट करें और इसकी n की वैल्यू क्या है पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तब तो ये कोई टर्म होगा इसका, क्योंकि कभी भी कोई भी टर्म है, देखो टर्म कैसे हो सकता है, फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, थर्ड हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा 2.1 टर्म। तो इसमें क्या होगा, जो टर्म होगा हमारा वो एक पॉजिटिव इंटीजर में ही होगा हमेशा, कभी भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो अब देखते हैं भाई इसको अगर हम लास्ट टर्म लेट कर लेते हैं, इसके लिए n की वैल्यू फाइंड करें जैसे कि अभी हमने किया था क्वेश्चन में, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगा a+n-1 इंटू डी इक्वल्स टू में -81। a के लिए ये 21 लेंगे हम प्लस n-1, d के लिए क्या लेंगे 18 - 21। देखो d नेगेटिव भी आ सकता है, तो 18 - 21 यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा -3 आ रहा है, इक्वल्स टू -81।
अब ये जो 21 है प्लस का, इधर आकर ये माइनस में कर देंगे हम इसको, क्योंकि पहले हम किसको चेंज करेंगे, प्लस माइनस वाली वैल्यू को हटाएंगे। तो कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि पहले इसको कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर x की या n की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो रूल क्या चलेगा हमारा, ये पहले हम प्लस माइनस वाली वैल्यू को हटाएंगे। यहाँ प्लस का 21 है, ये माइनस का 21 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया n माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू आ रही है माइनस में 29 और माइनस में 29, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम -3 को डिवाइड में लेके आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आएगा, तो 3 इसको कैंसिल कर ही नहीं रहा, और अगर इसको 3 कैंसिल ही नहीं कर रहा तो ये वैल्यू आएगी हमारी डेसिमल में, या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शन में आएगी। इसीलिए -81 इसका कोई टर्म पॉसिबल होगा ही नहीं। तो -81 इसका कोई भी टर्म नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो फिर इसका कौन सा टर्म होगा भाई, क्या अब इसमें वो कह देगा कि भाई जीरो, अब ये जैसे इसमें बोल रहा है कि भाई क्या जीरो इसका कोई टर्म होगा, तो इससे पहले कहीं जीरो आ रहा होगा, तो जीरो इसका कोई टर्म होगा। तो आप चेक करो, जीरो को भी रख कर देखो इसी की तरह, कि अगर हम यहाँ पर जीरो ले लेते, लेट करते हैं, अभी हमारे प्लेस यहाँ पर जीरो होता, यहाँ जीरो होता, हम यहाँ पे 8 ले रहे हैं, 81 लेना है, यहाँ पर ये 81 लेना है। अगर यहाँ पर 81 ले रहे हैं, और अब देखना एक बार चेक करके भी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2, और ये आ रहा है 102। 102 तो डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर देखो 102 तो डिवाइड हो रहा है, माइनस का 102 आ रहा है, तो ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल हो रही है वैल्यू। देखो अगर ये 3 से कैंसिल हो रही है तो हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, और 3 4 ज़ा 12, और -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1, तो हो जाएगा 95। तो 95th टर्म होगा ये इसका। तो फिर तो ये है भाई, इसका टर्म है 81 जो है इसका, -81 इसका टर्म होगा, 95th टर्म। लेकिन अगर ये ऐसे ही बोल रहा है कि भाई जीरो इसका कोई टर्म है नहीं, ये बोल देता कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, उस केस में हम क्या करते हैं, तो इसमें जीरो को लेकर चेक कर सकते हैं हम, कि अगर यहाँ जीरो होता, तो यहाँ जीरो होता तो ये -21, तो 3 से -21 डिवाइड हो रहा है, तो जीरो भी इसका एक टर्म होगा, तो इसका जीरो भी एक टर्म होगा। अगर यहाँ पर जीरो होता तब यहाँ पर क्या वैल्यू होती, देखो यहाँ पर ऊपर होता -21, नीचे होता -3, तब ये जीरो का कौन सा टर्म होता, 3 7 × 21 7, और -1 इधर आकर क्या होगा, +1, तो हो जाता 8th टर्म। 8th टर्म इसका जीरो होता, या फिर कह सकते हैं जीरो इसका 8th टर्म पर होता, 8वें नंबर पर क्या आता, जीरो आता। अब अगर लेट कर लेते हैं कि भी वो बोलता फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो जीरो के जस्ट आफ्टर क्या होगा, हमारा जो 9th टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वो कोई भी एपी दे दे, डिक्रीजिंग एपी, और वो कहेगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो आप उसका लास्ट टर्म जीरो ले लो आप। अब जीरो की वैल्यू अगर इंटीजर में आ रही है पॉजिटिव तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव इंटीजर में भी नहीं आ रही है और वो कुछ पॉइंट में आ रही है, जैसे 2 पॉइंट मान लेते 8.1 आ जाती, तो उससे जो नेक्स्ट टर्म होता है 9th टर्म, वही क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाता है। देखो तो बस यही हमारा क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। ऐसे ये क्वेश्चन है जैसे हमने किए हैं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। फिर सेकंड एक्सरसाइज आती है इसमें हमारी, और इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे जो हमने मार्क किए हुए हैं, कि भाई ये क्वेश्चन आपसे बोल देता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, इसका कौन सा टर्म 130 मोर देन इट्स 31st टर्म होगा। तो सिंपल है, इसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है हमारा कि भी क्या करेंगे हम, सिंपल कि भी उस टर्म को हम लेट कर लेंगे क्या, nth टर्म, उस टर्म को हम क्या लेट कर लेंगे, उस टर्म को हम nth टर्म लेट कर लेंगे। और वो कह रहा है कि भी कौन सा टर्म इसका, इसके 31st टर्म से भी 130 मोर होगा। तो बस आपको वो टर्म बताना है कौन से नंबर पर आएगा, ठीक है। जैसे ही 31st टर्म है, ऐसे ही वो बताना है कि भी 50 कौन सा टर्म होगा ये। तो A31 के लिए हम क्या यूज करेंगे, A+31 के लिए डायरेक्ट आप 30D ले सकते हो, प्लस यहाँ पर 130। इसके लिए आप यूज कर सकते हो A+n-1 इंटू डी फॉर्मूला, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, an नहीं चाहिए, विच टर्म बोल रहा है वो। a से ही कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, n की वैल्यू में फाइंड करनी है। d की वैल्यू देखो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, AP हमारे पास 15 - 5 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30D, और प्लस में 130। ओके, अब आप क्या करोगे यहाँ पर n-1 इंटू 10, डी के प्लेस पर यहाँ पर भी हम क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम 10 रखते हैं तो ये 300 हो जाता है, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ओके, तो ये 300 और ये कितना हो गया 430, 10 से डिवाइड करते तो 43, और 1 इधर प्लस कर लेते तो होता हमारा 44th टर्म। तो 44th टर्म क्या होगा, इसके 130 फर्स्ट टर्म से भी 130 ज़्यादा।
इसके 31st टर्म से भी 130 ज़्यादा क्या होगा, इसका 44th टर्म होगा। बस ये करना है। अब ये वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है कहीं ना कहीं से कि भाई पी की वैल्यू फाइंड करो, के की वैल्यू फाइंड करो, अगर ये टर्म्स हमारे एपी में है। तो बस इसमें क्या करना है इस केस में कि भाई अगर ये टर्म्स है हमारे पास, एक है x, एक है 2x प्लस पी और एक है हमारे पास 3x प्लस 6, ये टर्म्स अगर एपी में हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों से जो निकलेगा कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा लो कि भाई ये जो बीच वाला टर्म होगा ना, इन दोनों टर्म के मीन के बराबर होगा। मीन्स इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। बात वही है। देखो अगर आप डी निकाल रहे हो a2 माइनस a1 से, वो हमेशा इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, अगर वो ए बी के टर्म्स हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस पी, यहाँ पर है माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर a3 है हमारे पास 3x प्लस 6 माइनस a2 है हमारे पास 2x प्लस पी, ये है। अब इसको सोल्व कर लो, 2x प्लस पी माइनस एक्स इक्वल्स टू में यहाँ कर लो इसको 3x प्लस 6 माइनस 2x माइनस पी। अब करो इसको सोल्व, 2x माइनस एक्स कितना होगा, x प्लस पी इक्वल्स टू में 3x माइनस 2x, ये होगा x, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारा माइनस पी, और ये प्लस 6। देखो ये प्लस एक्स कैंसिल, और यहाँ पर p ये वाला इधर आकर माइनस का p प्लस का p हो जाएगा, p और p 2p, एंड ये इक्वल्स टू में 6, एंड ये p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इस टाइप से ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो ये ऐसे कर सकते हो आप इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। ये भी वही हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ये भी हमारे इसी टाइप का क्वेश्चन है कि भाई इसमें भी हमारा ये वाला टर्म है, ये 3 टर्म्स हैं, ये भी एपी में, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे सेम। ऐसे ये 12th क्वेश्चन हो गया, 15th ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर सकते हो इसमें। इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हो तो बस ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चैप्टर। जैसे यहाँ पर है कि फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म। देखो nth टर्म गिवन क्या है, सम ऑफ 28 टर्म चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आए अगर सिंपल सा, तो क्या करना है, यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड करो और फिर S28 में उसको रख दो। कैसे करेंगे देखो, जैसे हम इसे देख लेते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई S28 फाइंड करो, अगर उसका nth टर्म गिवन है हमारे पास क्या 8 एंड माइनस 5। तो यहाँ पर हमें S28 फाइंड करना, तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म n के प्लेस पे 1 लोगे तो 8 माइनस 5, यहाँ पर आएगा हमारा 3। a2 फाइंड करोगे आप n के प्लेस पर 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 5, तो ये कितना आ रहा है, 8 2 जो 16 और 16 माइनस 5 11। देन d की वैल्यू क्या होगी, a2 माइनस a1, 11 माइनस 3 कर देंगे, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब आपको S28 अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, S28 के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, ये फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं 28/2, n के प्लेस पर 28 लेंगे क्योंकि 28 टर्म फाइंड करना है। a के प्लेस पर क्या लेंगे हम 3 प्लस n के प्लेस पर क्या लेंगे हम 28 माइनस 1, एंड d के प्लेस पर क्या लेंगे 8। ये हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 14, यहाँ पर 2 3 जो 6 प्लस 27 इंटू में 8। अब सोल्व करेंगे इसको 14, यहाँ पर 6 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 8 2 जो 16 160 और 8 7 जो 56, ये आ जाएगा 216 होगा। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे, यहाँ पर 14, अब इसको सोल्व कर लोगे, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, बस ये आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए हमारे। 7th क्वेश्चन हो गया, इनका रिवीजन कर लें आप। 9th क्वेश्चन इन सभी को रिवाइज कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, इनको जरूर करना है आपको, बस आपका रिवीजन कंप्लीट। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, देखो वैसे तो आप इन्हें कर भी सकते हो नहीं भी, लेकिन आप बस इनका जनरल टर्म रखने का एक मेथड समझ लें कि भाई कैसे इसमें जनरल टर्म लेट कर लेते हैं, कि लेट करते हैं जब वो कहता है कि भाई 3 टर्म्स हैं 4 टर्म्स हैं एपी में, उनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें हम जनरल टर्म्स कैसे लेट करते हैं। तो कैसे लेट करते हैं कि अगर वो कहे कि भी 3 टर्म्स लेट करने हैं तो हमेशा किस तरीके से लेट करना है, पहला a, उससे पहले a माइनस डी और उसके बाद a प्लस डी। ऐसा लेट करने से देखो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर हम सभी को प्लस करते हैं
तो डी कैंसिल हो जाता है, एक मिलता है, जिससे कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। तो अगर 3 टर्म्स बोले तो ऐसे करेंगे, अगर वो 4 टर्म्स बोले तब हमें क्या करना है, देखो एक एक टर्म्स छोड़ना है, जिससे कि हम बिल्कुल इनको इक्वल बना सकें। जैसे इसी में हम क्या कर रहे हैं, ए के बाद ए प्लस डी, ए से पहले ए माइनस डी, इसके बाद हम, और अगर वो 5 टर्म्स बोलेगा तो ए प्लस टू डी, यहाँ पर ए प्लस ए माइनस टू डी करेंगे अगर वो 5 टर्म्स बोलता है। जैसे अगर वो 5 टर्म्स बोलता तो हम क्या करते हैं, ए प्लस डी, यहाँ पर ए प्लस टू डी ऐसे करते हैं, और इधर ए माइनस डी, और यहाँ पर क्या करते हैं, ए माइनस टू डी। ओके, अब अगर वो 4 टर्म बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को छोड़ेंगे, इस वाले टर्म को छोड़ेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, फिर इन दोनों को छोड़ेंगे, उससे जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसको लेंगे। ऐसा ही क्यों ले रहे हैं हम, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी छोड़ेंगे, ए प्लस थ्री डी लेंगे, और यहाँ पर ए माइनस टू डी छोड़ेंगे, ए माइनस थ्री डी लेंगे। ये 4 टर्म्स हो जाएंगे हमारे, ये लेने हैं हमें। अब इन सभी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा, जैसे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देख लो 2d आएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देख लो 2d मिलेगा आपको, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देख लो 2d मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम इन सभी को ऐड करें तो d कैंसिल भी हो जाएगा, इन सभी में ऐड करें तो d कैंसिल भी हो जाएगा, इन सभी को ऐड करें d कैंसिल भी हो जाएगा, a मिलेगा। तो इसलिए ये इसका लॉजिक है टर्म्स फाइंड लेट करने का। भी 3 टर्म्स बोले वो तो इस टाइप से लेट करने हैं। वैसे हम जनरल फॉर्म में कर सकते हैं कि भी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये हमने सीखे हैं भी टर्म्स होते हैं, इस फॉर्म में भी आप कर सकते हो। लेकिन वहां पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन जब करोगे आप तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी। कैसे कि अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन। अब इसी में एक और फॉर्मूला और याद रखना कि भाई अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, इसके बीच में कोई नंबर चाहिए आपको जो ये तीनों एपी में हो जाए, तो ये एपी में हो जाए तो इसके लिए अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसे हम। उसको हम डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि भाई अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो ए प्लस बी, और यहाँ क्या कर दो 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हम के लिए जो क्वेश्चन बता रहे थे वो क्वेश्चन भी इससे हो सकता है कि भाई दोनों जो साइड वाले नंबर्स हैं, कॉर्नर वाले नंबर्स उन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाले नंबर के इक्वल आएगा हमेशा अगर वो एपी में है। अब देखो जैसे क्वेश्चन इसमें कैसे हैं, जैसे कह रहे हैं कि फाइंड द 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज 440। इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं अगर हम इसको करते हैं। अब देखो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ज्यादा टफ करने भी नहीं है, और इसमें वर्ड जो प्रॉब्लम है उनको भी आप स्किप कर सकते हो, बस ये वाला कर लो आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमसे कह रहा है कि भी 3 टर्म्स है उनका सम कितना है 24 है, तो हम 3 टर्म्स क्या ले रहे हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। और अब अगर हम इन सभी का सम करें, देखो इन तीनों टर्म्स का सम करें, ये 3 टर्म्स हैं इनका सम करें, और कह रहा है कि भी 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। देखो ये कितना ईजी हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए, और यहाँ प्लस में ए प्लस डी इक्वल्स टू में 24। यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, देखो डी से डी कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 3a इक्वल्स टू में 24। 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 8 जा 24, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 8 जा 24। ओके, अब ए की वैल्यू तो 8 हो गई हमारी। अब अगर हमें क्या फाइंड करना था, इसमें ये नंबर से हमें फाइंड करना है जो बोल रहा है। अगर ये कह रहा है कि हुज प्रोडक्ट इज 440, अगर इन सभी का प्रोडक्ट करें, हुज प्रोडक्ट इन सभी को मल्टीप्लाई कर लें, इन सभी का प्रोडक्ट करें तो वो कितना कह रहा है कि भी 440 होगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हम 8 रख लेते हैं, ए की वैल्यू 8 पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर हमारा आंसर 440। अब इसको देखते हैं हम, 8 से इसको डिवाइड कर लो, 8 से इसको डिवाइड करोगे कितना, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। यहाँ पर ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 55। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 55। अब डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डी को उधर लेके आ जाएंगे माइनस 55। देखो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका बता देते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आप इसे कर सकते हैं। वैसे ये इसके चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पर 14 में से 5 9, यहाँ पर मिलेगा आपको 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट, और 9 से जब स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस 3, तो आप प्लस का 3 भी ले सकते हो, माइनस का 3। तो देखो अगर आपने ए की वैल्यू क्या ली है 8, ए की वैल्यू तो 8 है, एंड डी की वैल्यू क्या ली है +3 ली है, तब ये नंबर्स क्या होंगे
सेम ही आएंगे नंबर, देखना आपने ये नंबर ऐड किए थे 1 2 3, ठीक है। तो अगर आपने a माइनस डी ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3, ये आ जाएगा हमारा 5। फिर आपने a ऐड किया, a कितना है 8, फिर आपने a प्लस डी ऐड किया तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11। तो 5 8 और 11 ये नंबर्स हैं। और अगर आप क्या कर रहे हो, देखो अगर आप क्या कर रहे हो, इफ a इज इक्वल्स टू आप क्या ले रहे हो 8 एंड b इज इक्वल्स टू -3 ले रहे हो, फिर भी सेम ही वैल्यूज आएंगे हमारी। देखना कैसे, देखो अगर हम क्या ले रहे हैं a माइनस डी ले रहे हैं, a माइनस डी ले रहे हैं तो a की वैल्यू क्या 8 माइनस डी की वैल्यू -3। बस अभी क्या हो जाएगा, पहले 5 8 11 था, कितना आएगा 11 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 11 आ रहा है। पहले a की वैल्यू तो आपको 8 लेनी ही है, और a प्लस डी कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस डी हो जाएगा हमारा अगर हम ले रहे हैं तो 8 प्लस, और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा -3, तो ये आ जाएगा हमारा 5। अभी भी देखो 5 8 11 ही है, बस ये क्या है इंक्रीजिंग, और मतलब आप कह सकते हो कि पहले आपके बड़ी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 11 8 5, यहाँ पर 5 8 11। तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, 5 8 11 लिखो, 11 8 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आप इनको कर सकते हो। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट था एपी का। तो बस हमारी एपी कंप्लीट हो जाती है, एपी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो भी दे रखे हैं आपको, गिवन किए हमने, मार्क किए। अगर आप कर सकते हो तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, इनकी प्रैक्टिस करके जाना है। और अगर ये कर लिया आपने तो जो हमने प्री बोर्ड पेपर आपको करे हैं तो उनको देखना, एक बार रिवाइज करके जाना उनको। तो अब देखना है इसमें 11 की भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 11 क्या है, जीपीएस में। चैप्टर नंबर 11 जीपी इस बार आया है, ये हमारा पहले नहीं आ रहा था ये जीपी। तो जीपी में भी बस आप सिंपल कॉन्सेप्ट सीख लें, इसका ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इसमें भी। चैप्टर नंबर 11, और वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं करनी है इसमें आपको। तो वर्ड प्रॉब्लम जो भी है इसकी आपको नहीं करनी है, सिंपल बस इसका जनरल टर्म। इसमें जनरल टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर। इसमें जैसे उसमें डी होता है कॉमन डिफरेंस की, सभी का डिफरेंस सेम आता है। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करके, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि भी कुछ वैल्यू प्लस करके, जैसे 2 है 2 में 3 प्लस किया, 5 में 3 प्लस किया, 8 में प्लस 3 किया, 11 एंड सो से भी बनती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बनती है, जैसे हम ऐड कर लेते हैं 2 है, 2 में 2 को ही मल्टीप्लाई किया 4, फिर इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया 8, इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया 16। यहाँ पर कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है, सीक्वेंस मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब इसमें फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है, इसे तो फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डी नहीं होता, यहाँ पर होता है आर। इसे क्या बोलते हैं भाई, कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। ये हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो हो जाता है। अब ये कॉमन रेशियो हो गया हमारा। अब इसी में अगर हमें एन टर्म फाइंड करना तो क्या फॉर्मूला है इसका, एन टर्म फाइंड करने के लिए ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये इसका एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ए आर टू दी पावर एन। तो ये है बस इसमें। अब इसमें भी अगर लास्ट से टर्म फाइंड करने के लिए आ जाता है कि भी लास्ट से टर्म फाइंड कर, बताओ कि लास्ट से टर्म क्या होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा nth टर्म। अब ऐसे ही जैसे हमने एबी में देखा था कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये तो स्टार्टिंग से है भाई, स्टार्टिंग से अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से करना है तो हम ये करेंगे, और लास्ट से करना है तो क्या करेंगे, nth टर्म के लिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट होता है l अपॉन आर टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको लास्ट से। तो ऐसे एक इनफाइनाइट सीरीज के लिए भी फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है क्या, ए अपॉन में 1 माइनस आर। लेकिन ये सिर्फ कब पॉसिबल है, अगर आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है हमारी, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए। ये तो एडवांस है, इसको नहीं करना है आपको, ये आते भी नहीं है 10th में। तो बस आपको ये देखना है कि लास्ट टर्म, अगर लास्ट से मीन्स एंड से अगर nth टर्म फाइंड करना तो एल अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। अब ऐसे इसमें एस एन भी है, ठीक है, इसमें एस एन है हमारा, भी एस एन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो एस एन के लिए फॉर्मूला क्या है, ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। देखो एक ही फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, वैसे दो दो फॉर्मूले बता रखे हैं कि भाई ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करो, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करो, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है। लेकिन आप यूज कोई भी फॉर्मूला कर सकते हो, क्योंकि दोनों में क्या होगा, अगर आर की वैल्यू लेट कर लेते कि भी लेस देन 1 हुई तो नेगेटिव साइन जो भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा दोनों से। लेकिन ये दो फॉर्मूले बना दिए गए हैं कि भी लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला जिससे नेगेटिव साइन ना आए, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला, बस ठीक है।
तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो ये हो गया हमारा SN के लिए। तो इसमें यही है हमारा बस कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको कर लो आप। जैसे ये क्वेश्चन हमें बताए हुए हैं कि भाई R की वैल्यू, वो आपसे डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट कर सकते, फाइंड करने के लिए बोल सकता है कि भाई R की वैल्यू बताओ। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम GP का सेवेंथ टर्म बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म के लिए सिंपल n के प्लेस पर n ही रखना है। ठीक है, कभी भी अगर वो आपसे nth टर्म का सम बोल दे, nth टर्म की वैल्यू बोल दे, तो हमेशा n के प्लेस पर n ही लेना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है a और d की वैल्यू पुट करने के बाद। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी का सेवेंथ टर्म आपको बताना। तो क्या करेंगे भी, जीपी का सेवेंथ टर्म बताने के लिए सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे a r⁻n-1। तो अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तो कैसे करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन को। a7 आपको फाइंड करना है, तो a r⁻6 ले सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि 7 - 1 6 होगा। यहाँ पर भी एक वैल्यू कम हो जाती है, जैसे वहाँ पर AP में d के साथ एक वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे यहाँ पर r के साथ एक वैल्यू कम हो जाती है। अब a की वैल्यू देखो यहाँ 1 ही है, r की वैल्यू क्या होगी, देखो r की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं d निकालने के लिए a2 - a1, यहाँ पर हमेशा करना है आपको a2/a1। ये बात हमने स्टार्टिंग में नहीं बताई आपको, तो इसको याद रखना है कि r के लिए हम क्या करेंगे a2/a1 या फिर a3/a2, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो। ठीक है, लेकिन हमेशा आगे वाला जो भी हमारा आगे वाला टर्म होगा, मीन्स सक्सेसिव जो टर्म होगा, उसको ऊपर रखना है और प्रीसीजर टर्म को नीचे रखना है, बस ये इसका रेशियो होता है हमारा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से, तो √3 आएगा, तो √3⁶ ऐसे छोड़ सकते हो। √3 को आप 3⁻½ लिख सकते हो, पावर 6 ये हो जाएगा, क्योंकि रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। इसको कैंसिल किया 3 हो जाएगा 27 सिंपल। a7 की वैल्यू 27। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं हमें। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है सिंपल। ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हो तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा जीपी। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इन सभी को आपको करना रिवाइज में, रिवीजन में। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हमने, इनको कर लेना है आपको। अब देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन में आपको क्या करना है। रिफ्लेक्शन छोटा सा चैप्टर है, छोटे से कॉन्सेप्ट हैं इसके, तो इसको अच्छे से समझ लेना है आपको और आप इसको इजीली कर पाओगे इसके क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में आपको क्या करना है कि भाई x = 0 लाइन या y = 0 लाइन किसे कहते हैं, x = a लाइन या y = a लाइन कैसे बनेगी हमारी, उसके अंडर रिफ्लेक्शन करोगे या इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है हमारा, इन्हीं से रिलेटेड हमें बातें करनी है चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन में। तो अब देखो, अब रिफ्लेक्शन में कि भाई x = 0 लाइन, सबसे पहले आप समझेंगे कि भाई एक्स वाई एक्सिस होता है, इसी को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, सभी को पता है। अब x एक्सिस को ऑल्सो क्या कहते हैं, x एक्सिस को कहते हैं y = 0 लाइन। ये बात याद रखनी है कि भाई x एक्सिस को क्या कहते हैं, y = 0 लाइन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि y = 1 लाइन बनानी है, आप क्या करोगे, y पर 1 जाओगे, ये लाइन बना दोगे। y = 2 लाइन बनानी है, तो ये y पर 2 जाओगे, ये लाइन पैरेलल बना दोगे x एक्सिस के, 3 लाइन 4 लाइन ऐसे ऐसे। y = 0 लाइन कहाँ पर बनेगी, x एक्सिस ही क्या होती है, y = 0 लाइन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पुट अप कर सकते हैं कि भाई x एक्सिस की इक्वेशन बताओ, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0 लाइन। ऐसे ही y एक्सिस को ऑल्सो क्या कहते हैं, x = 0 लाइन, y एक्सिस, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, x = 0 लाइन। ये x = 0 लाइन है, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऐसे हम x की वैल्यू इस टाइप से बनाते हैं। ये बात आ गई समझ में। तो बस अब आप क्या कर सकते हो, इनके अंडर रिफ्लेक्शन बताना है आपको कि भाई आप लेट कर लो, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर है, इसका रिफ्लेक्शन आपको क्या करना है, y एक्सिस के अंडर करना है, या फिर क्या देगा वो x = 0 लाइन में करना है। तो यही तो x = 0 लाइन है, y एक्सिस। तो अगर किसके अलोंग करना है, x = 0 लाइन के अलोंग करना है, तो भाई ये पॉइंट, अगर रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि भाई यहाँ पर आपका मिरर रखा है, ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, तो आप क्या करोगे, अगर x एक्सिस में, ठीक है, x = 0 लाइन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, लेकिन बस साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज कैसे हो जाएंगे, ये यहाँ पर क्या होता है हमारे, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में होती है बस, ठीक है। तो y एक्सिस में अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं y एक्सिस के लाइन के अलोंग, तो क्या होता है, x का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यही रिफ्लेक्शन अगर 0 के अलोंग करते हैं, ओरिजिन के, सॉरी ओरिजिन ये 0 0, ऐसे ही बोल देता कि भी ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन कर दो,
ओरिजिन के अलोंग करोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और क्या होगा, बस ये पॉइंट इधर आएगा और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, साइन दोनों चेंज हो जाते हैं। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो साइन दोनों ही चेंज हो जाते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर देंगे तो ये पॉइंट इधर ही आ जाएगा सेम, बस इसमें वाई एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। देखो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करो और खुद देख लो, फील करके आपको बस चल जाएगा कहाँ पर वो रिफ्लेक्शन दे रहा है। इनवेरेंट पॉइंट किसे कहते हैं कि भी ऐसा पॉइंट जिसका हम रिफ्लेक्शन करें और वो चेंज आए नहीं, उसकी इमेज वही आए जो वो खुद पॉइंट है। जैसे कि लेट कर लेते हैं कि भाई ये पॉइंट है हमारा, क्या यहाँ पर क्या है 0,2,0 पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पॉइंट है 0,2 ए पॉइंट, इसका रिफ्लेक्शन कर दो एक्स एक्सिस के अंदर, मीन्स यही मिरर है और मिरर पर ही पॉइंट रखा तो उसका रिफ्लेक्शन उस मिरर पर ही रहेगा, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये पॉइंट क्या होगा 2,0 रहेगा। लेकिन अगर इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करे तो यही पॉइंट इधर आ जाएगा, तब इनवेरेंट नहीं रहेगा। इनवेरेंट पॉइंट किसे कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन करें वो सेम ही उसकी इमेज आ जाए। ओके, तो ये है इसमें इनवेरेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब वो कह देगा कि एक्स इजिकल्स टू ए लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन करो, एक्स इजिकल्स टू ए लाइन मतलब वो कुछ भी हो सकती है, एक्स इजिकल्स टू 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन -2 लाइन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई किस टाइप से कहता है वो। ये तो आप कर सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताओ, तो ये सिंपल क्वेश्चन है हमारा, एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन मतलब वही है वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है। अब कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहेगा कि भाई एक्स इजिकल्स टू ए लाइन या एक्स इजिकल्स टू 3 लाइन, इस तरीके से जिसमें वो रिफ्लेक्शन करवाना चाहता है। यहाँ पर है कुछ ऐसा केस, जैसे ये है कि भाई रिफ्लेक्ट इन अ लाइन y इजिकल्स टू 3, जैसे y इजिकल्स टू 3 में आप इसका रिफ्लेक्शन बताओ क्या होगा। तो देखो इसमें आपको बस क्या करना है, पॉइंट को फील करना है बिल्कुल, उसको एक्स वाई प्लेन पर रखकर, मीन्स कार्टेशियन प्लेन पर रखकर। जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है 4,1 है, ठीक है 4,1 है पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 4 पर गए हम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और वाई पर क्या आ गए हम 1 पर, 1 यहाँ पर 1 लिया हमने 2 3 एंड सो, ये हो गया हमारा 4,1 पॉइंट। अब इस 4,1 पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर ये कह रहा है कि y इजिकल्स टू 3 में करो, तो y इजिकल्स टू 3 लाइन होगी कहाँ पर, ये है y इजिकल्स टू 3 लाइन, ठीक है। ये y इजिकल्स टू 3 लाइन है, पॉइंट है यहाँ पर मिरर है ऐसे समझो। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर इसके पीछे बनेगा, हमें पता है क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है बिहाइंड द मिरर, और सेम डिस्टेंस पर ही इमेज बनती है। अब देखो ये कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 यूनिट, और ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर बनेगी, यहाँ पर ही बनेगी इमेज। ये 4,1 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है पॉइंट, देखो अगर ये हम इसे 1 2 3 4 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। यहाँ पर तो 4 ही रहेगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, ये तो 4 ही है ना, x पर तो 4 ही है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये समझना है बस आपको। अगर ये पॉइंट है हमारा 4,1, तो ये क्या हो गया हमारा, y तो x एक्सिस तो 4 ही रहा क्योंकि x एक्सिस पे तो 4 पर ही है, लेकिन y पर कहाँ पर आ गया, अब ये 5 पर आ गया। अगर हमसे y इक्वल्स टू 3 लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो बस ये p क्या हो जाएगा, p डैश हो जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर इसी लाइन यही पॉइंट है हमारा, इसी का रिफ्लेक्शन x इक्वल्स टू 2 लाइन में करा दें हम, ये x इक्वल्स टू 2 लाइन है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा, ये 2 देखो 2 यूनिट पर है, ये 2 यूनिट है हमारी, तो 2 यूनिट पीछे आ जाएगा ये हमारा, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0,1। भाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0, ये 0,1। तो बस यही कॉन्सेप्ट है एक्स इजिकल्स टू ए लाइन और वाई इजिकल्स टू ए लाइन का, कि भी कैसे आप करोगे रिफ्लेक्शन उनके अंडर। तो आप उसको ड्रॉ करके देख लो, सिंपल आप बता दो, ठीक है, एक रफ फिगर बना लो और आप देख लो बस कितना दूर होगा इस पर, तो आप समझ जाओगे कि भी ये किस टाइप से करने हैं। बस इसमें यही क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं। आप ये जो क्वेश्चन है इनको भी नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया ये कॉन्सेप्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको इससे रिलेटेड। इस चैप्टर में बस यही कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला, जो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। चैप्टर नंबर 13 है हमारा, चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है,
सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है भाई, सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है मीन्स, और उनसे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। अब ये क्या हमारे पास x1 y1 एंड ये b पॉइंट है हमारे पास x2 y2, इनको ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट बना। अब लेट कर लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को, अगर कोई पॉइंट p डिवाइड कर रहा है m1 और m2 रेशियो में, वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 1:2 हो सकता है। तो ये m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे p के, इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि यही कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं, अगर ये कोऑर्डिनेट गिवन किए, इसमें से कुछ और गिवन नहीं किया तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है पूरे चैप्टर में। कैसे कि भाई इस x की वैल्यू को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, m1 x2, ये फॉर्मूला है इसका, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 कैसा है फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 ऐसे याद रखना है आपको, और डिवाइड में क्या m1 प्लस m2। इसके हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और इसी फॉर्मूला से आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। इसी फॉर्मूला से आपको अगर इनमें से कुछ अननोन गिवन किया तो वो भी फाइंड कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या और फाइंड हमें क्या करना है। तो अगर कभी भी वो रेशियो में, लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करे, तो भाई आंख बंद करके आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन फॉर्मूला से ही वो क्वेश्चन हो रहा होगा। और सेक्शन फॉर्मूला का ही आपका पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है यूज कब, अगर ये पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, m1 y2, देखो y में क्या होगा, सिर्फ y मिलेगा। जैसे यहाँ पर x फाइंड कर रहे हैं तो x मिल रहा है, y फाइंड कर रहे हैं तो y मिलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1, और डिवाइड में कितना, m1 प्लस m2। बस ये है हमारा इसमें कॉन्सेप्ट जो कहता है। तो ये x और y हो गया हमारा। अब इसी की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, और उसी की हेल्प से आपको बताते हैं इसमें कैसे चीजें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक पॉइंट है -4, -5 +4, -5 एंड ये हमारे पास 6, 3। अब ये एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:5 में। तो आप इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो देखो आप इस P के कोऑर्डिनेट x और y ले रहे हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसकी x की वैल्यू फाइंड करने में। कैसे, कि x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो m1 को हमने ये लेना है इनटू ये हो गया हमारा, देखो ये x1 और x2 हो जाएगा, x1 y1 और ये x2 y2। कभी भी ये मिस्टेक मत कर देना कि भी इसे x1 ले लो, इसे x2। सेकंड वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, सेकंड वाली वैल्यू y की होती है, और इसे एब्सीसा भी बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। x वाली वैल्यू को एब्सीसा और y को ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट। ये बातें तो पता है अभी हमें, भाई इसको एब्सीसा और इसको ऑर्डिनेट, y वाली वैल्यू को, और दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो m1 x2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 6, प्लस m2 की वैल्यू 5, प्लस x1 की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर 4, डिवाइड में m1 प्लस m2 तो 2 + 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 6 कितना 12, प्लस 5 और 4 कितना 5 4 20, 2 6 12, और ये कितना हो जाएगा 7। ये कितना हो रहा है 32, और डिवाइड बाय 7। तो x की वैल्यू आ रही है 32 डिवाइड बाय 7। ऐसे आप y की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आप इसी के फॉर्मूला का यूज करोगे, इसको भी कर लोगे। तो ये है इसमें आप इसी फॉर्मूला की हेल्प से रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। कैसे रेशियो फाइंड कर सकते हो, कि भाई इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे दे अगर वो, और ये कोऑर्डिनेट दे दे, तो आप इसका रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। कि जैसे वो कहता है कि भाई एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को, वाई एक्सिस कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इसमें से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। जैसे अब ट्राई सेक्शन वाला क्या है भाई कॉन्सेप्ट, ट्राई सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर वो इस तरह के क्वेश्चन दे देता है कि भाई ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो अगर आप पी फाइंड कर रहे हो, ठीक है, ट्राई सेक्शन वाले केस में क्या होगा कि भाई ए और बी को 2 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, और आपको पी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला रेशियो 1 और ये 2 पार्ट है तो इसको 2 ले लेना है। तो ये 1 और ये 2 रेशियो ले लेंगे, ये गिवन होगा हमारे पास, पी फाइंड कर लेंगे। अगर क्यू फाइंड करना है, इसको 2 ले लेंगे, इसको 1, तब कर सकते हैं। या फिर क्यू को हम ऑल्सो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑल्सो हम कह सकते हैं क्यू मिड पॉइंट होगा ये पी बी का,
उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, पी और बी को पॉइंट ले लो, बी क्यू मिड पॉइंट हो गया, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं फाइंड। ये कॉन्सेप्ट है ट्राइसेक्शन का। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो किस टाइप के आते हैं, जैसे ये कि भी इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, पहले रेशियो निकालो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए बीच में अगर कोई भी पॉइंट है हमारा, उसमें से कोई भी एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास रेशियो आ गया तो फिर आप कोई भी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो इसकी। जैसे इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर इसी में ही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे ये we find the ratio in which the line joining the point this and this is divided by y-axis, also find the coordinates of point of intersection। तो जैसे हम इसमें करेंगे, तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ऐसे ही इसी के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो 7 वाले में देखो, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हमें -4, 7 और यहाँ पर क्या है 3, 0। फिर कह रहा है कि इस डिवाइड बाय वाई एक्सिस, अगर इसे वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है वाई एक्सिस पर, वाई की वैल्यू हमें पता नहीं भी कुछ भी हो सकती है। तो पहले कह रहा है कि इसका रेशियो फाइंड करो, फिर इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो। देखो इसमें एक्स की वैल्यू तो है हमारे पास, वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जब हमारे पास रेशियो आ जाएगा। कैसे करेंगे, फिर रेशियो फाइंड करने के लिए अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू है तो हमारे पास है एक्स, तो हम एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें रेशियो ले रहे हैं हम m1 और m2। एक्स का फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको आपको x1 y1 लेना और इसको x2 y2 ही लेना है अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ये x1 y1 और ये x2 y2। x की वैल्यू 0, m1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू क्या है 3। प्लस रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हम इंटरनली डिवाइड का केस देख रहे हैं, हमेशा रेशियो पॉजिटिव ही आना चाहिए, ध्यान रखना। m2 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू नहीं पता हमें, x1 की वैल्यू क्या है -4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आप क्या करोगे, m1 और m2 इधर आकर 0 के साथ क्या हो जाएंगे 0, इधर बचेगा 3m1 और इधर बच रहा है -4m2। आप ये -3m1 इधर लेके आओगे तो माइनस और प्लस m1 प्लस का 3m1 था, इधर आकर -3m1 हो गया और ये -4m2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। अब देखो m1 और इस m2 को लेके आ जाओ नीचे, और जो इसके साथ 3 है उसको लेके आ जाओ डिवाइड में, यहाँ पर 4 रहने दो, इसके साथ लेके आओ डिवाइड में। ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 4:3, m1 और m2 का रेशियो आ गया 4:3। और अगर हमारे पास रेशियो आ गया तो फिर तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये y पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यूज करो यही फॉर्मूला, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये करेंगे इसमें भी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू सिंपल m1 की वैल्यू क्या यूज करेंगे 4 और m2 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू 4, y2 कितना होगा 0 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 कितना होगा यहाँ पर हमारा 7 डिवाइड में m1 प्लस m2 मीन्स 4 प्लस 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये 3 7 जा 21 और यहाँ पर ये 7 7 3 जा 21, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, तो y की वैल्यू 3 हो गई हमारी, x की वैल्यू है हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,3। इस टाइप से करते हैं ये वाले क्वेश्चन। ओके, इसमें जो चांस रहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे देता है कि वो लाइन दे देगा और उसको डिवाइड कर रहा है p। अब ये जो रेशियो है उसको ध्यान से देखना है, ये कह रहा है कि भाई p जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को, तो रेशियो भी a से b की तरफ ही देगा वो। तो पहला रेशियो 2 5 इसे मत ले लेना, इसे 2 ले लो इसे 5 ले लो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर वो a भी बोल रहा है ना तो रेशियो a से b की तरफ ही लेने, a से b की तरफ, पहले 2 और फिर 5। बात आ रही है समझ में, a से b बोले तो रेशियो अगर 2 5 दे रखे तो पहले इधर वाला लेंगे और फिर p b वाला लेंगे, तो 2:5 लेंगे उसकी हेल्प से। अब यहाँ पर हमें समझना है कि भी a के लिए कोऑर्डिनेट क्या लेंगे और b के लिए क्या कोऑर्डिनेट लेंगे। इस केस में हमें क्या करना है, अभी a के लिए क्या कोऑर्डिनेट लेंगे हम, a क्या है x एक्सिस और पॉइंट, और x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है हमारा उसमें हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम a ऐड कर लेते हैं और y की वैल्यू कर लेते हैं 0। अब ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू तो ऑलवेज 0 होगी और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम b ऐड कर लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास कितना 5, -4 और रेशियो क्या है 2:5। अगर वो a से b बोल रहा है तो रेशियो भी 2:5 ऐसे ही लेंगे हम, a से b की तरफ, पहले 2 और फिर 5। बात आई समझ में। अब हमारे पास रेशियो है, अब हमें ये पॉइंट फाइंड करने, तो फॉर्मूला अभी भी हमें क्या यूज करना है, वही सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है और उसी की हेल्प से हम इसे कर सकते हैं। जैसे a लिया है हमने क्या
a,0 और यहाँ पर b लिया है हमने क्या 0,b। यहाँ पर p पॉइंट है और a p हमारा 2 है और ये 5 है। ओके, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई इसको पहला पॉइंट ले लो, इसको दूसरा ले लो, ये बीच में पॉइंट ले लो, 5 ले लो, वहां से भी आपका सही आएगा क्वेश्चन। अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई ये वाले पॉइंट है हमारे पास, अगर x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू क्या m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये क्या है हमारी x वाली वैल्यू, ये 5, m1 क्या है 2, x2 क्या है ये वाली वैल्यू होती है, प्लस m2 क्या है 5 और x1 क्या है ये वाली वैल्यू होती है x1 y1। तो ये है a, तो यहाँ से मिलेगा हमें a, m1 प्लस m2 2 प्लस 5, यहाँ पर ये 5, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 5 है, यहाँ 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इज इक्वल्स टू 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 7 जा 35, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7। ये है हमारी, ओके, a की वैल्यू 7। ऐसे ही आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो y वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं PYQ में, आए भी हैं ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे ये हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया 1921 के, आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है, कह सकते हो, इसी का सब पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर रेशियो 1:1 हो जाए तो ये m1 m2 खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये क्या है यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर क्या है x2 y2 है, और ये रेशियो क्या हो गया 1:1 हो गया। तो बस आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है कि भाई ये जो पॉइंट होंगे हमारे p पॉइंट होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जो इनके साथ m1 m2 था वो 1 1 हो गया, और m1 प्लस m2 दोनों 1 और 1 है 2 हो गया, बस वही है फॉर्मूला। एंड y के लिए भी ये यूज करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, बस ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। एक और फॉर्मूला है इसमें सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल के लिए आपको क्या यूज करना है कि भाई तीनों कोऑर्डिनेट जो होंगे, जैसे ये हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड गिवन किया, उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो इसके वर्टिसेस पॉइंट जो होंगे उसको लेट करेंगे हम। ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा सेंट्रोइड के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड के लिए हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी ट्राइंगल है हमारा, उसके सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करने हैं, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपको क्या करना है जी के कोऑर्डिनेट्स के लिए x और y के लिए, तो आपको क्या करना है x के लिए क्या करोगे x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, एंड y के लिए क्या करोगे y1 y2 y3 y1 y2 y3 और डिवाइड बाय 3। बस ये इसका फॉर्मूला यूज करना है आपको, सिंपल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ना, इनको आपको ट्राई करना है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में। ठीक है, ये वही टाइप क्वेश्चन है हमारे, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने मार्क किए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें हम चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई कोई भी पॉइंट है, वो आपसे बोलेगा कि बताओ ये पॉइंट इस पर लाई करेगा या नहीं, सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो आप इसको पुट करके देख लो, x की जगह जो भी वैल्यू दे रखी है इसकी, x की जगह x की वाली वैल्यू, y की जगह y, और देख लें कि भाई इसे लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो वो लाइन पर लाई करता है, वरना नहीं लाई करता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारे पास, उसमें हमें क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा हम यहाँ पर लीनियर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ये लीनियर इक्वेशन होगी, हमेशा पावर x और y की हमेशा क्या रहेंगी 1 रहेगी। तो ये लीनियर इक्वेशन, हम इस पर कोई पॉइंट लाई करता है नहीं, कैसे बताएंगे कि भाई ये पॉइंट हम इसमें पुट कर लेते हैं और बता देते हैं कि भाई जैसे हमारे पास क्या है ये 2x x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
अब हमें चेक करना है कि 1,3 इस पे लाई करेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू में 0 आ रहा है। आप देखेंगे LHS RHS के इक्वल आ रहा है नहीं। तो देखो ये 6 माइनस का 6 0 इज इक्वल्स टू 0, यस ये इस पे लाई करेगा, बस ये सिंपल बताना आपको, ऐसे आ जाता है MCQ में। फिर ये वही क्वेश्चन है हमारे कि भी अगर ये पॉइंट इस पर लाई करता है तो की वैल्यू, तो इसके भी चांस होते हैं, इसके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो क्या देगा कि भाई ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या है 2x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू में कितना है 7। अभी कह रहा है कि भाई इस पर कौन सा पॉइंट लाई करता है, इस पर लाई करता है k,6, तो k की वैल्यू बताओ। अगर k,6 इस पर लाई करता है तो k की वैल्यू बताओ, तो 2 x के प्लेस पर k माइनस वाई के प्लेस पर 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू में 7। 3 से कैंसिल कर लो, यहाँ पर 2k माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू में 7। 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9/2। बस इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सिंपल। अब इसमें बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये इस तरीके की जो फॉर्म आती है हमारी उसको हम कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की, भी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है कि भाई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अब उसी में हमारा क्या आता है पॉजिटिव इंक्लिनेशन और नेगेटिव इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इंक्लिनेशन का मीनिंग है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अब एक्स एक्सिस के साथ वो दो तरीके से एंगल बना सकते हैं, एक तो यहाँ से इस तरीके से और एक इस टाइप से, मीन्स एक एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को ही हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। तो पॉजिटिव की बात करेगा हमेशा तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव की बात करेगा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम कंसीडर क्या करते हैं पॉजिटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, अभी कहीं पर भी लाइन बन रही है तो आप एक्स एक्सिस से चलो किधर की तरफ, लाइन की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि अगर हम लाइन इस टाइप से बना देते हैं, अब हमारा पॉजिटिव थीटा जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इधर की तरफ चले तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा पॉजिटिव थीटा, ये हमारा नेगेटिव थीटा, तो यही हमारा इंक्लिनेशन थीटा, और पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये हमारे पास। फिर इसी में आता है हमारा ग्रेडियंट। अब देखो इसमें एक और बात कि भी थीटा फॉर एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हमेशा उसका थीटा क्या होगा भाई, वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, तो वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, उसका थीटा हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगर कोई भी लाइन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस है तो थीटा 0, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 0 लाइन के लिए, ये y इक्वल्स टू 0 लाइन है तो y इक्वल्स टू 0 लाइन के लिए थीटा क्या होगा हमारा 0 होगा, इंक्लिनेशन 0 होगा। y इक्वल्स टू 0 लाइन के लिए, या y इक्वल्स टू कोई भी लाइन है 1 2 -1 कोई भी लाइन है y की, उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा 0। या फिर आप कॉमन सेंस ये लगाएं कि भाई x के अगर पैरेलल ना कोई भी लाइन, x के अगर पैरेलल लाइन बन रही है तो थीटा 0 होगा, क्योंकि वो x को कट ही नहीं कर रही है। और अगर वो x के परपेंडिकुलर है, जैसे ये वाली लाइन y एक्सिस जिसको हम x इक्वल्स टू 0 लाइन कह रहे हैं, या फिर उसी के पैरेलल कोई भी लाइन, इसके लिए थीटा हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो समझ सकते हो आप कि भाई x इक्वल्स टू 0 लाइन के लिए या x इक्वल्स टू कोई भी लाइन है उसके लिए थीटा क्या होगा 0 होगा, सॉरी 90 होगा, थीटा क्या होगा 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एंगल बनाना है x एक्सिस के साथ। ओके, अब इसी के कॉन्सेप्ट में हम क्या समझते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट क्या कहता है। तो स्लोप और ग्रेडियंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी को स्लोप या फिर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्लोप और ग्रेडियंट का ही कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या है हमारा स्लोप और कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, थीटा फाइंड करने के लिए अगर आप tan थीटा ले रहे हो तो क्या ले रहे हो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हो, तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो होता है ये। इसीलिए हम क्या करते हैं स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और tan थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो बस ये लेते हैं हम इसमें। अब इसी का ही दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भी स्लोप हम ऑल्सो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो कैसे करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला भी है स्लोप फाइंड करने के लिए। या तो हमें थीटा बताओ इंक्लिनेशन बताओ तब हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं m की वैल्यू, या फिर हमें पता हो 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स से स्लोप हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
अब रिलेशन बिटवीन पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? तो पैरेलल लाइन, तो हमेशा पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ये टू लाइन पैरेलल है, तो जितना एंगल ये बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ उतना ये बना रही होगी। मीन्स कि भाई हमने क्या किया, ये टू लाइंस बनाई, पैरेलल है। अब जितना एंगल ये होगा हमारा उतना ही सेम ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसलिए स्लोप क्या होता है पैरेलल लाइंस का? इक्वल होता है। अगर हम इसका स्लोप m1 ले रहे हैं, इसका स्लोप m2 ले रहे हैं, तो m1 और m2 ऑलवेज इक्वल होगा पैरेलल लाइंस में। और परपेंडिकुलर लाइंस में, परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है हमारा? m1 और m2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भी m1 इज इक्वल्स टू -1/m2, या फिर m2 इज इक्वल्स टू -1/m2। ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव का रेसिप्रोकल, ये रिलेशन होता है परपेंडिकुलर लाइंस में, और इन्हीं का ही यूज होता है हमारे क्वेश्चन करने में। ये हो गया पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन। इसमें स्लोप फाइंड करने के लिए बोल देता है हमें, या फिर इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए बोल देता है। कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो ध्यान रखना, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो उसके क्या होंगे? स्लोप इक्वल होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स के भी स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर वो कह देना कोई लाइन है या फिर 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालोगे, इन दोनों पॉइंट से निकालने वाले स्लोप को इक्वल रख लो। या फिर एनी 2 पॉइंट से, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उससे स्लोप निकालो, और दूसरा पॉइंट ले लो, उससे स्लोप निकालो। तो जैसे इसमें इसका एप्लीकेशन क्या है, वो बोल देगा कि ए बी सी 3 पॉइंट्स है और ये कोलिनियर है, ए की वैल्यू फाइंड करो। इस केस में क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज मत करना, इसमें क्या करेंगे? वो स्लोप का यूज करेंगे कि आप ए और बी का स्लोप निकालो और बी और सी का स्लोप निकाल लो, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर वो कोलिनियर लाइन है उनको इक्वल रख दो, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लाइन से, तो आप इसको जरूर करना है आपको कि भाई हम क्या कर लेंगे इसमें। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, ए है हमारे पास 2,3, बी है हमारे पास -5,0 एंड सी है हमारे पास -2,a, देन हम क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे? सिंपल ए बी से स्लोप निकालेंगे। ए बी से स्लोप कैसे निकलेगा? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 निकालो आप। अगर आप इसको x2 y2 ले रहे हो, इसको x1 y1 ले रहे हो, तो क्या होगा? -5 माइनस y1 की y2 ये है 0, तो 0 माइनस ये हो गया हमारा y1 3 डिवाइड में x2 क्या है? -5 माइनस x1 क्या है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? -3, ये हो जाएगा -7, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 3/7। ऐसे ही आप बी और सी से निकालो, या फिर ए और सी से निकालो, किसी से भी निकाल सकते हो। इन्होंने कैसे निकाला? इन्होंने बी और सी से निकाला, हम ए और सी से निकालेंगे, देखेंगे आंसर सेम ही आएगा। देखो ए और सी से, ए और सी से, तो हम क्या करेंगे? अब y2 माइनस y1 करेंगे, इसको अगर आप x2 y2 मान लो और इसको x1 y1, तो क्या होगा? y2 की वैल्यू क्या? a माइनस y1 की वैल्यू 3 डिवाइड में यहाँ पर x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू 2। ओके, यहाँ पर हो गया a -3 और यहाँ पर -4। अब ये जो AC का स्लोप आया है, ये स्लोप किसके इक्वल होगा? AB के स्लोप के भी इक्वल होगा, तो आप 3/7 रख सकते हैं यहाँ पर। ये -4 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? -4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, माइनस का 12/7। अब इस 3 को लेके आएंगे इधर, अगर हम इस 3 को लेके आए तो प्लस का 3 हो जाएगा, -12/7। अब इसको सोल्व करो आप, 7 एलसीएम ले रहे हो तो 7 3 21 -12/7, माइनस कर रहे हो 8 और 1 9, 9/7। क्या 9/7 आंसर आ रहा है इसका? तो यस 9/7 आ रहा है। तो देखो बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, अगर वो कोलिनियर पॉइंट बोल देता है। ओके, समझ गए आप? ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इसका कोलिनियर का। अब देखेंगे इसमें हम आगे क्वेश्चन, भाई इसमें क्या करना है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन, तो ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज, कैसे फाइंड करते हैं हम? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट से अभी स्लोप निकालना हमने सीखा, ये ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर इंक्लिनेशन निकालना, स्लोप गिवन क्या है कि भाई अगर हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि m की वैल्यू 0 है, आपको थीटा बताना, तो tan थीटा 0। अब tan 0 कहाँ पर होता है हमारा? tan 0 0 पर ही होता है, tan 0 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ये m की वैल्यू √3 गिवन की है इसने, तो यहाँ पर tan थीटा, m को tan थीटा ही बोलते हैं, और √3 क्या होती है? tan 60 पर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 60। ऐसे हम इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें स्लोप गिवन किया है।
और अगर इंक्लिनेशन गिवन किया है तो डायरेक्ट tan 0 कर दो, tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3 डायरेक्ट आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड कर सकते हो। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB लाइन, तो आप AB का स्लोप निकालो, उसके पैरेलल कोई भी लाइन है उसका स्लोप भी वही सेम रहेगा। जैसे परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप, कि आप AB लाइन का स्लोप निकालो, उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप करना है तो क्या करना है आपको, बस जो भी आपका स्लोप आए उसको यहाँ रख देना। मान लेते हैं अगर आपका स्लोप आ रहा है 3, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/3। ये रिलेशन होता है m1 = -1/m2 या m2 = -1/m1, क्योंकि m1 और m2 को यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है इसमें कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट लाइन क्या कहती है, कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लाइन, ये इसे कैसे कहते हैं। तो देखो अब आती है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आती है भी, इक्वेशन ऑफ लाइन किस किस टाइप से हम लिख सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी, एक्स एक्सिस पर वो कितना कट कर रही है उसे एक्स इंटरसेप्ट, और वाई पर कितना कट कर रही है उसी को वाई इंटरसेप्ट, और इसको हम सी भी बोलते हैं। तो इसी में ही एक लाइन आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी में एक लाइन आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है कि y = mx + c, मीन्स कि अगर आपको इस लाइन का स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है कि वो y पर कितने पर कट कर रही है, तो आप स्लोप की जगह m की जगह स्लोप रखो और c की जगह y इंटरसेप्ट की जगह उसकी वैल्यू रखो, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, एक इसमें ये होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है कि भाई आपको एक पॉइंट बताओ और उस पर स्लोप बताओ, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, इसके लिए आपको स्लोप वाला फॉर्मूला अगर पता है, क्या है स्लोप वाला फॉर्मूला, m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये है फॉर्मूला हमारा कौन सा, स्लोप फाइंड करने वाला फॉर्मूला। तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब क्या करेंगे इसमें कि भी ये जो वैल्यू है ना x2 - x1, इसको उधर लेके आ जाए अगर हम, x2 - x1 इंटू में m और y2 - y1, यही हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। बस इसमें जो x2 और y2 है इसको एक पॉइंट जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि y - y1 = में m x - x1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसको कैसे याद रखोगे भी, m के साथ x - x1 आएगा तो ऐसे याद रख सकते हो कि भाई m के साथ x - x1 आएगा, तो y - y1 = m x - x1। ऐसे ही 2 पॉइंट फॉर्म है। देखो 2 पॉइंट फॉर्म इसी से ही बनी है कि भाई आप m के प्लेस पर क्या कर लो, m के प्लेस पर क्या कर लो, y2 - y1 मीन्स ये पुट कर लो, m को हटा दो ये पुट कर लो, या फिर आप m सेपरेटली फाइंड कर लो और इसी में पुट कर दो, एक ही तो बात है। तो इसमें अलग अलग फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है, आप तो इसमें अलग अलग फॉर्मूला मत याद रखो, आप यही फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला याद करोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए यही फॉर्मूला याद रखो। अगर 2 पॉइंट गिवन कर देता है तो आप क्या कर लो, पहले m निकाल लो इन दोनों पॉइंट से, m निकालना में आता है ये 2 पॉइंट से, फिर m को यहाँ रख दो, एक पॉइंट को हम x1 y1 ले लेंगे, वो पॉइंट रख लो, बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ये है हमारे पास 3 पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म हो गई, y इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, ये इस फॉर्म है जो हमें इसमें करनी है। ओके, तो इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट मींस c की वैल्यू एंड इंक्लिनेशन 45। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो। इसमें कैसे बता सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे बता सकते हैं, सिंपल देखो, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन हम बता सकते हैं कि y की वैल्यू मीन c की वैल्यू है एंड थीटा की वैल्यू अगर 45 है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45 होता है, 45 1 होता है, और इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y = mx + c होता है, y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो m के प्लेस पर 1 रखना है आपको, 1 × x प्लस c के प्लेस पर -1 रखना है, तो यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, y = x - 1 बोल दो, y = x - 1, ये बताना है आपको, सिंपल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इसी से क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आपको वो इक्वेशन दे देगा और उसमें से कह देगा कि भाई स्लोप बताओ, इसका स्लोप बताओ और y इंटरसेप्ट बताओ। तो हम हमेशा क्या करते हैं उसमें कंपेयर करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है इसमें कि भाई हाँ, जैसे ये है कि भाई स्लोप बताओ और y इंटरसेप्ट बताओ। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है और उसमें कह रहा है कि भाई स्लोप बताओ और उसका y इंटरसेप्ट बताओ, इक्वेशन से स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ, तो इसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे, y को अकेला करना है आपको, कैसे करें कि भाई इधर y रहने दो, सारी वैल्यू लेके आ जाओ राइट हैंड साइड में, तो -3x + 5, अभी -4 है ना, इसको डिवाइड में लेके आ जाओ,
जब ये -4 डिवाइड में आएगा और आप इसे -4 को क्या करो, सेपरेट डिवाइड करो दोनों के साथ, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। अब इसको कंपेयर कर लो, देखो ये 3/4x और माइनस का 5/4, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी 3/4 एंड c की वैल्यू y इंटरसेप्ट क्या होगा -5/4। तो बस ये क्या होगा स्लोप 3/4 और y इंटरसेप्ट मीन c की वैल्यू क्या होगी -5/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पुट अप कर लिए जाते हैं। जैसे इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, उस लाइन का स्लोप निकालो जो इन लाइन के पैरेलल। तो आप इन्हीं लाइन का स्लोप निकाल लो, वही क्या होगा पैरेलल लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो इनको निकालने के लिए, इसमें भी स्लोप निकालने के लिए हम इसे y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, अभी हमने बताया कि y को अकेला करना है तो ये x/2 उधर लेके आ जाओ, या फिर पहले आप एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही वो डायरेक्ट पुटअप करता है एग्जाम में। -1 इधर लेके आ जाओ, x/2 माइनस में y/3 इक्वल्स टू 1। आप एलसीएम ले लो इन दोनों का, कितना हो जाएगा 6 हो रहा है, तो ये 3x माइनस 2y इक्वल्स टू में 1। 6 इधर लेके आ जाओ, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू में 6। 3 को इधर लेके आ जाओ, -2y माइनस का 3x प्लस का 6। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, माइनस को कभी भी इग्नोर मत करना। ये -2 डिवाइड में आएगा, दोनों के साथ सेपरेट ले लेंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो y इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई हमारी ये, इसको कैंसिल कर रहे हैं -3। तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा 3/2। तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही इसके पैरेलल लाइन का भी होगा। अगर वो कहता परपेंडिकुलर के, तो भाई इसी का नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मीन्स ये भी कोई दूसरी लाइन है उसका स्लोप बताना है, इसको हमने m1 मान लिया। अगर वो कहता है इसी की परपेंडिकुलर लाइन है तो -1/m1 कर लेते हैं, तो -1/3/2 तो हो जाता है -2/3। ओके, ये करना है इसमें सिंपल। तो ये है हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, इसके प्रैक्टिस में कर लेने हैं, ठीक है, जो भी हमने मार्क किए हुए हैं आपके, इन क्वेश्चन को कर लो आप और ये सिंपल हो जाएगा। अब जैसे ये है क्वेश्चन की भी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन किया है। देखो वैसे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए एक डायरेक्ट इक्वेशन भी है, लेकिन हमें नहीं बताई है, तो हम कैसे करेंगे इसे कि भाई x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन किया है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। इसका मीनिंग क्या है कि भाई x एक्सिस पर पॉइंट बता दिया इसने कि भाई x एक्सिस पर क्या है 5 पर कट करता है ये लाइन जो है, तो इसका मीन्स ये होगी 5,0। और y इंटरसेप्ट मतलब y पर 3 पर कट करती है, तो इस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा 0,3। तो आपको क्या ले लेना है, अगर x इंटरसेप्ट दे रखा है तो 5,0 और y इंटरसेप्ट दे रखा है तो 0,3। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब 2 पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी आती है आपको कि भाई किसी को भी x1 y1 ले लो, इसे x2 y2 ले लो। अभी हमने जो इक्वेशन सीखी थी y माइनस वाई वन इजिकल्स टू m x माइनस x1, इसी में क्या कर दो पुट कर दो। कैसे कि भाई m की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लो अलग से इंडिविजुअल। यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 0 हो जाएगा -3 अपॉन में 5, तो -3 अपॉन 5। तो बस आप m के प्लेस पे क्या रख लोगे -3 अपॉन 5। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, m की वैल्यू -3 अपॉन 5, x माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस इसको सोल्व कर लो, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ये 5 इधर लेके आ जाओ मल्टीप्लाई में, ये माइनस का 3 और ये x बचेगा सिर्फ क्योंकि x माइनस 0x। ये इक्वेशन हो गई हमारी 5y माइनस 15 इक्वल्स टू -3x। ऐसे छोड़ दो या 3x इधर लेके आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ गए आप। तो यही क्वेश्चन हमें क्या करना है इसकी प्रैक्टिस में कर लेने, तो बस आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप निकालना है इसका। भाई इसका स्लोप m की वैल्यू यहाँ पर देखो 45 बना रहा है थीटा की वैल्यू, तो tan 45 1 होता है, तो स्लोप आ गया 1। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपके पास स्लोप आ गया, m की वैल्यू 1 आ गई और एक पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो q पॉइंट है ये इसी लाइन पर आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें x की वैल्यू 0 होंगी, y की वैल्यू हम लेट कर लेंगे कि भाई इसी में q पॉइंट हम लेट कर लेंगे 0, b। अब ये जो पॉइंट है जो हमारे पास इक्वेशन आई है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो इसमें पुट कर देंगे और b बचेगा तो इसे सोल्व कर देंगे बस। तो हमारा सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस यही हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट है। बस ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारी सिंपल। अब इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर लेने हैं जब हमने मार्क कराए। अब देखें हम इसमें 15 चैप्टर कह रहा है कि भी सिमिलैरिटी में आपको किस टाइप से करना है। देखो सिमिलैरिटी पे हमने
सिंपल लेक्चर डाला हुआ है, अगर आपको डिटेल में मतलब अच्छे से सिमिलैरिटी देखना है तो वो लेक्चर आप देख सकते हो। सिमिलैरिटी में आपको टाइम देना पड़ सकता है, तो इसीलिए अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने पहले से कर रखा, आप रिवाइज करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो भाई उसमें आपको सेपरेट लेक्चर है हमारा 15 चैप्टर पर, उसको देख लें आप, उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भी कैसे हम इसमें क्या चीज़ किस तरीके से लेते हैं। इसमें सिंपल वैसे हम अगर आपको बताएं तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको 3 मेथड बताए थे। सिमिलरिटी है क्या, साइड एंगल साइड से सिमिलर दिखा सकते हो कि भी टू साइड्स का रेशियो और उनके बीच में एंगल, साइड इक्वल नहीं दिखाते हैं, साइड का रेशियो इक्वल उनके बीच में एंगल, 2 एंगल या फिर 3 एंगल, या तो 2 एंगल दिखा दो या 3 एंगल दिखा दो, एक ही बात है, या फिर तीनों साइड्स का रेशियो दिखा देते हैं। 3 तरीके से हम क्या करते हैं, 3 मेथड से सिमिलर दिखाते हैं 2 ट्रायंगल्स को। सिमिलरिटी के बाद इसमें क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो भी हमने इंपॉर्टेंट कराए आपको मार्क वो कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को से रिलेटेड आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है कि भी अगर कोई भी ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक लाइन है, ठीक है, जो थर्ड लाइन की क्या कह सकते हो पैरेलल है, तो वो अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मींस अगर ये ए बी सी है और ये क्या है हमारा पी एंड क्यू है, तो यहाँ पर जो ए पी और बी पी का रेशियो होगा, ए पी और बी पी का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए क्यू और क्यू सी के, ए क्यू और क्यू सी के। इसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ जाता है, वो कह देगा भी ये एक्स है ये 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या देगा क्या कि यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर क्या है 9 है, ऐसे बोल देगा एक्स की वैल्यू फाइंड करो। या फिर बोल देगा ये पूरी साइड कंप्लीट साइड आपको गिवन की है, ये वाली गिवन की है, देखो बीपीटी के अकॉर्डिंग ये तो होता ही है, ये तो इसकी बेसिक की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि बीपी, देखो इसको इसी से हम क्या बना सकते हैं, जैसे हमने एपी और बीपी का रेशियो ए क्यू और क्यू सी के इक्वल लिया, इसी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई बोथ साइड अगर हमने 1 प्लस कर दिया, इसमें बोथ साइड हमने क्या कर दिया 1 प्लस कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, बीपी अपॉन में यहाँ पर बीपी, यहाँ पर ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन में क्यू सी, ए बी और बीपी ए बी हो जाएगा, ए बी और बीपी, बीपी का रेशियो किसके इक्वल ए क्यू और क्यू सी, ए सी हो जाएगा ए सी और क्यू सी के, ठीक है, ए बी और ए पी का रेशियो, ए बी और बी पी का रेशियो ए सी और क्यू सी के इक्वल आ गया। ऐसे ही ए बी और ए पी का रेशियो ए सी और ए क्यू के रेशियो के भी इक्वल आ सकता है। जैसे ये आया ना, ऐसे ये भी आ सकता है कि भी ए बी और नीचे क्या आ जाए हमारा ए पी आ जाए, और ए सी और नीचे क्या आ जाए ए क्यू आ जाए, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें करना है इसमें। ओके, तो ये दोनों ही रिलेशन इसमें सही है, पर आपको अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो बस आप ये याद रखो, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन गिवन भी किए होते हैं, इसमें वैसे प्रूफ वाले ज़्यादा क्वेश्चन है। अब जैसे ये हमारा फाइंड करने वाला है सिस्टम, इसमें कैसे करेंगे, अब जैसे ये है, इसमें क्या है कि भी ट्राइंगल्स अगर हम देखें इन दोनों साइड्स का रेशियो, ठीक है, यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का यूज़ हो रहा है कि भी इन दोनों साइड्स का रेशियो, यहाँ पर अगर इस वाले ट्राइंगल को देखें तो इसका रिलेशन हम इसके साथ करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख ले। तो रिवीजन में जो हमने 15 चैप्टर का रिवीजन कराया उसमें ये सभी क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन टफ माने जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है आपको। तो अगर आप इसे फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी ना करें, इस चैप्टर को बिल्कुल आंख बंद करके स्किप कर दें तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे बहुत गंदे तरीके से। इसलिए इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन अगर आपने पहले से किया हुआ है तो बस आप इसको रिवाइज करें और इसके क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आप एरियाज का रेशियो ले सकते हो कि भी एरियाज का रेशियो क्या होता है इसमें, सिंपल क्या कि अगर टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट एक तो ये सीख लेंगे भी, रूल सीख लेंगे भी 3 ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर दिखाते हैं हम, कि भी साइड एंगल साइड या एंगल एंगल या एंगल 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 या फिर साइड साइड साइड, ये वाले रूल बीपीटी थ्योरम का प्रूफ कि भी ये रेशियो इक्वल होते हैं, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन आया और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा आपसे, इसलिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट इसका सीख लें। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है ए बी सी और पी क्यू आर तो इनके एरियाज का रेशो, ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्या कि भी अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जैसे ए बी और ये पी क्यू, यहाँ पर ये बी सी, अगर ये सही ऑर्डर में लिखे हैं, ये हमेशा सही ऑर्डर में ही लिखे आते हैं और आपको भी लिखने हैं। कैसे लिखते हैं
जिस बच्चे ने किया है हमारा सिमिलरिटी चैप्टर उसको पता है कि हमने किस तरीके से बताया, तो बस वही करे इसे जिसने पहले से कर रखा है। इसलिए देखो इसको आंख बंद करके अगर इस तरीके से सिमिलर दे रखे हैं आपको ट्रायंगल, तो ए बी और पी क्यू ये वाला रेशियो, बी सी और क्यू सी, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड फाइंड कर सकते हैं, ए सी और पी सी, फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, और ये ऑल्सो इक्वल होता है इनके एल्टीट्यूड्स के, अगर एल्टीट्यूड आ जाए इसमें, इनके मीडियंस के, अगर इनका मीडियन आ जाए, ऑल्सो इक्वल होता है इनके पेरीमीटर के भी, कि अगर वो पेरीमीटर का रेशियो भी बोलने लगे ना तो इनके साइड्स के इक्वल होगा। याद रखना, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वही इनके पेरीमीटर का भी रेशियो होगा। ऑल्सो इनके एरियाज का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के, वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर इनमें से कोई भी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर लो ना, इसमें पी क्यू आर, तो यहाँ पर आर लेंगे। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के भी इक्वल हो सकता है स्क्वायर के, इनके एल्टीट्यूड के भी, मीडियन के भी, पेरीमीटर के भी स्क्वायर के क्या होगा, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। याद रखना, इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 30 and 24 इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड। तो पेरीमीटर का रेशियो उसके क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ द आर 30 and 24, तो इनका रेशियो है 30 और 24। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 देन सेकंड साइड आपको बतानी है। तो बस यहाँ पर पेरीमीटर का रेशियो किसके इक्वल रखा, साइड के, साइड फाइंड कर लो, इसको कैंसिल कर लो, 6 से 6 5 जा 30, तो 6 4 जा 24। H2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को डिवाइड में ले लेंगे, इसका रेशियो आ जाएगा 48/5, या फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या है, 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30, तो 9.6 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। ओके, ये हो जाता है इसमें सिंपल। ऐसे ही अगर वो एरियाज का रेशियो बोले तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसमें ये करना है इसमें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर बी सी इज पैरेलल टू डी एंड ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 25, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है यहाँ पर। अगर वो क्या दे रखा है, दोनों ट्रायंगल दे रखे होते तो उसको सिंपल कर लेते हैं हम इसमें, ये कर लो आप। और फिर ये आपको मैप वगैरह का सिंपल आपने बताया था भी क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें, कैसे हम ये जो फैक्टर लेते हैं हम कैसे लेते हैं, स्केल फैक्टर जो है हमारा, सिंपल यही इसमें क्वेश्चन है। ओके, तो ये 15 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको हम अभी और भी चैप्टर्स हैं इसमें, जैसे लोकई वगैरह हो गए, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर एक और लेके आएंगे, उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा अभी। तो इसको इतना रखते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए, उसमें इसको कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, बिल्कुल मन लगाकर इसको अच्छे से कर लें। तो आपका क्या, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो भाई आपके पासिंग मार्क्स आसानी से, मतलब आप कह सकते हो कि आ जाएंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन कर लिए हैं एटलीस्ट ये वाले जो हमने मार्क किए हुए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।